नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा छठवीं के सामाजिक विज्ञान भाग एक इतिहास एवं नागरिक शास्त्र विषय का अध्यापन करेंगे। इतिहास। सिंधु घाटी की सभ्यता। अध्याय 3। सिंधु घाटी की सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। पिछले पाठ में आपने पढ़ा कि आदि मानव पेड़ों के नीचे या गुफाओं में रहा करते थे और घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। वे कंदमूल, फल फूल एवं मांस मछली खाकर जीवन यापन करते थे। समय के साथ साथ उनके रहन सहन और भोजन में परिवर्तन होने लगा। वे कृषि एवं पशुपालन भी करने लगे। कृषि, पशुपालन एवं धातुओं के प्रयोग ने मानव जीवन को काफ़ी बदल दिया। इन बदलावों में जो सबसे बड़ा बदलाव था वह था उनका एक जगह पर स्थायी रूप से बसना। इन लोगों की बसाहट ज़्यादातर ऐसी जगह होती थी जहाँ खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त पानी मिलता रहे। ऐसी जगह आमतौर पर नदियों के किनारे मिलते हैं। यही कारण है कि मनुष्य नदियों के किनारे बसने लगे। आज भी हम देखते हैं कि नदी घाटियों में अधिक बसाहट होती है। इस पाठ में हम ऐसे ही एक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे जो आज से लगभग 4500 साल पहले सिंधु नदी के मैदान में विकसित हुई। इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। आज से लगभग 100 साल पहले की बात है। सिंधु नदी के मैदान में कुछ लोगों को दो बड़े शहरों की चीज़ें मिट्टी के टीलों के नीचे दबी हुई मिली। ये शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। खोजबीन से पता चला कि इन शहरों में आज से लगभग 4500 साल पहले लोग रहते थे। लगभग 100 साल पहले सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो नामक स्थान में कुछ मजदूर रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। रेलवे लाइन के बीच में आ रहे एक टीले को हटाने के लिए जब उन्होंने खुदाई की तो पता चला कि उसके नीचे एक दीवार थी। लोगों की उत्सुकता बढ़ी और उन्होंने उसके नीचे और खुदाई की। खुदाई से पता चला कि एक पूरा का पूरा शहर मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। विद्वानों ने जब आसपास के इलाकों में खुदाई की तो इस तरह की और कई जगहें मिली। इनमें से ज़्यादातर जगहें सिंधु नदी के आसपास स्थित थी। इस कारण इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से पुकारा जाने लगा। आजकल इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। अब इसे हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं? यह सभ्यता आज से लगभग 4600 साल पुराना सिंधु नदी के मैदान पर विकसित हुई थी। सबसे पहले सन 1921 में हड़प्पा नामक जगह पर खुदाई की गई थी। वहाँ से ईंट, मिट्टी के बर्तन आदि मिले थे। बाद के स्थानों जैसे मोहनजोदाड़ो आदि खुदाई में भी वैसी ही वस्तुएं, मकान आदि मिले जिनसे वहाँ के जनजीवन, रहन सहन, खान पान, पहनावा, तीज त्योहार और उस काल की संस्कृति आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त हुआ। इस कारण इसे हड़प्पा संस्कृति नाम दिया गया। उस समय कालीबंग की खुदाई से मिले अवशेष। यहाँ पर आप कुछ मूर्तियाँ देख रहे हैं, कुछ चित्र देख रहे हैं। ये खुदाई से प्राप्त अवशेष हैं। ये इस प्रकार से। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंधु घाटी के शहर में। हम यहाँ पर भारत देश की मानचित्र को देख रहे हैं और ये है सिंधु घाटी, सिंधु नदी, जिसकी सहायक नदी सतलज, सरस्वती, रोपड़ इत्यादि हैं। और ये सिंधु नदी भारत देश की मानसरोवर हिमालय पर्वत श्रेणी से निकला हुआ और ये पाकिस्तान की ओर जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कालीबंगा, कोट डीजी, रोपड़, लोथल ये दिखाई पड़ रहे हैं। आइए दूसरे नक्शे में समझते हैं इसको।
ये भारत का पश्चिम तट, यहाँ गुजरात से आप देख रहे हैं, यह ब्राउन कलर का चिन्हांकित किया गया है, जिसमें से ऊपर से यदि देखें तो मांडा यहाँ पर दिया हुआ है, हड़प्पा दिया हुआ है, और ये मोहनजोदाड़ो, और ये गुजरात में धोलावीरा। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब एवं सिंधु प्रांत में है। मोहनजोदड़ो की खुदाई सन 1922 ईस्वी में श्री राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कई जगह भारत में भी है। यहाँ पर आप देखें, भारत में लगभग 250 से अधिक ऐसी जगह की खोज की जा चुकी है, जिनमें प्रमुख गुजरात में धोलावीरा, ये आप देख रहे हैं, एवं लोथल, राजस्थान में कालीबंगा, यहाँ देखें, पंजाब में रोपड़ पंजाब में, तथा उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। इस प्रकार सिंधु सभ्यता के फैलाव अफगानिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक था। यह सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक विकसित रही। मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चला कि ये नगर भी आज के शहरों में बने कॉलोनियों की तरह सुनियोजित ढंग से बसाए गए थे। नगर 2 हिस्सों में बसे थे। एक हिस्सा ऊपरी भाग में था, जिसकी चारों तरफ एक परकोटा ऊंची दीवार था। दूसरा हिस्सा थोड़ा नीचे की तरफ था। निचले भाग के नगर में बसाहट अधिक थी। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपरी भाग, जिसे एक तरफ परकोटा ऊंची दीवार है, आपको दिखाई पड़ रहा है दीवार। दूसरा हिस्सा चौड़ा, नीचे तरफ देखें, नीचे भाग में बसाहट थी। सड़कें चौड़ी और सीधी थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़क के दोनों किनारों पर मकान और नालियां बनी थी। ये आप सड़क देख रहे हैं, ये सड़क है। मकान पक्की ईंटों से बने थे तथा एक मंजिला और 2 मंजिला दोनों तरह के थे। मकानों में आंगन, शौचालय और स्नानागार बने हुए थे। प्रत्येक मकान में पानी के निकास के लिए नालियां बनी थी। ये नालियां जो सड़क के किनारे प्रमुख नालियों में जाकर मिलती थी। नालियां पक्की और ढकी हुई होती थी। इन सब बातों से स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता सुनियोजित ढंग से बनाए गए मकान और बसाए गए नगर थे। इस चित्र में आपको जो कुंड या तालाब जैसा दिखाई दे रहा है, वह मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त स्नानागार है। यह नगर के ऊपरी हिस्से में बना हुआ है। इस स्नानागार के चारों ओर कमरे बने हुए हैं। बीच आंगन में चौकोर कुंड है। यह कुंड लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। इनके किनारे में कुआं बनी हुई थी। संभवतः इन कुओं में पानी भरा जाता रहा होगा। गंदे पानी की निकासी के लिए नाली भी बनी हुई है। इसके फर्श की जुड़ाई भी इस तरह की गई थी कि किसी प्रकार की नमी या पानी का रिसाव न हो। इस स्नानागार का प्रयोग संभवतः किसी सार्वजनिक कार्य, धार्मिक कार्य या किसी विशेष कार्यक्रम के समय किया जाता रहा होगा। हड़प्पा की खुदाई में एक विशाल भवन का पता चला है, जो गोदाम की तरह का है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह अन्नागार, अनाज रखने का स्थान होगा। ऐसे भवन सिंधु घाटी के कई और जगहों में से भी प्राप्त हुए हैं। संभवतः इन अन्नागारों में आसपास के गांवों से कर के रूप में प्राप्त अनाज रखे जाते रहे होंगे।
इन अन्नागारों में आसपास के गांवों से कर के रूप में प्राप्त अनाज रखे जाते रहे होंगे। ये आपके सामने में अन्नागार का चित्र है जो स्पष्ट है। यह गोदाम है। इनका उपयोग प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ या सूखे की स्थिति में निपटने के लिए किया जाता रहा होगा। सिंधु घाटी वासियों की शासन व्यवस्था कैसी रही होगी? उन शहरों में कुछ भवन बड़े थे और एक परकोटे से घिरे थे। लगभग सभी शहरों में एक ऊंची बस्ती होती थी जिसमें प्रमुख भवन हुआ करते थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ एक वर्ग शासकों का था जो शासन चलाते रहे होंगे। संभवतः केंद्रीय शासन व्यवस्था रही होगी जिसके अधीन अन्य छोटे छोटे प्रांत होते होंगे। वहाँ राजा होते थे या नहीं हमें सही से पता नहीं है, किंतु कुछ मूर्तियों को देखकर लगता है कि वे उनके राजाओं के रहे होंगे। सिंधु घाटीवासी क्या क्या काम धंधे करते रहे होंगे? उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। वे पशुपालन भी करते थे। संभवतः इसी कारण वे नदियों के किनारे बसते थे। सिंधु वासियों की प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, तिल, कपास आदि थे। सिंधु घाटी के शहरों में अच्छे कुशल कारीगर भी रहते थे। उन्हें धातुओं का ज्ञान भी था। वे तांबा, पीतल, रांगा, सीसा एवं कांसा आदि धातुओं से परिचित थे। खुदाई में यहाँ से बड़ी मात्रा में कांसे और तांबे के बर्तन, औजार और मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। कांसे का प्रयोग होने के कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, लेकिन इन्हें लौह का ज्ञान नहीं था। इस कारण दैनिक जीवन में पत्थरों से बने औजारों का काफ़ी महत्व था। औजारों के अलावा सिंधु घाटी के लोग रंग बिरंगे कीमती पत्थरों के बारीक मनके से माला बनाते थे। रंग बिरंगे कीमती पत्थरों से बारीक मनके की माला बनाते थे। ये आपके सामने में है। समुद्री छिपों और शंखों से जुड़ी चूड़ियाँ भी बनाते थे। उनके कुम्हार तो कमाल के कारीगर थे। कुम्हार बहुत ही सुंदर बर्तन बनाते थे जिन पर चित्र भी बनाए जाते थे। यहाँ उद्योग से संबंधित वस्तुएं कुम्हार के भट्ठे, कांसा बनाने वाले कारीगर का भट्टा, कपड़े रंगने के भट्ठे और मनके बनाने के कारखानों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी के व्यापार। घाटीवासियों का व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। यहाँ आंतरिक एवं विदेशी दोनों तरह के व्यापार होते थे। सिंधुवासी कपास, इमारती लकड़ी, तांबे के औजार, हाथी दांत एवं पत्थर के आभूषणों का निर्यात करते थे। वे सोना, रंग बिरंगे कीमती पत्थर आदि का आयात करते थे। विदेशी व्यापार में मेसोपोटामिया के शहर प्रमुख केंद्र थे। आंतरिक व्यापार जल एवं थल दोनों मार्गों से और विदेशी व्यापार मुख्य रूप से जल मार्ग से होता था। लोथल की खुदाई से नाव का एक नमूना एवं गोदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लोथा से जल मार्ग द्वारा व्यापार होता था। गोदी किसे कहते हैं? आपने ठीक सुना, गोदी। गोदी उस स्थान को कहते हैं जहाँ समुद्र या नदी किनारे आसपास सामान चढ़ाने और उतारने के लिए जहाज खड़ा किया जाता है। यह आधुनिक बंदरगाह का छोटा रूप होता है। लोथल को हम बंदरगाह नगर भी कहते हैं। इस चित्र में आपके सामने में गोदी है जो नदी से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर नाव के माध्यम से व्यापार का आयात और निर्यात होता है। जी, यहाँ और देखिए आप, ये इस प्रकार से ये एक गोदी है जो तालाब की भांति आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर से नाव और नाव से सामानों का आयात निर्यात ये नदी के माध्यम से होते हुए, समुद्र से होते हुए देश विदेश यात्राएं तक इसमें व्यापारिक यात्राएं की जाती थी। अब प्रश्न आता है, वहाँ के लोग क्या क्या खाते होंगे और क्या पहनते होंगे? क्या वे भी आदि मानव की तरह खाल पहनते थे? सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, तिल, दूध, मांस, मछली आदि खाते थे। वे सूती एवं ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त श्रृंगार पेटी तथा अन्य आभूषणों के अवशेषों से
पता चलता है कि स्त्री और पुरुष दोनों श्रृंगार करते थे। स्त्रियां माला, चूड़ियां, बाजूबंद, कर्णफूल, पायल आदि आभूषणों का प्रयोग करती थी, जो सोना, हाथी दांत, तांबे और बहुमूल्य पत्थरों के बने होते थे। सिंधुवासी मनोरंजन के लिए नृत्य, पासे का खेल आदि खेलते थे। बच्चे मिट्टी के खिलौने का उपयोग करते थे। उन शहरों के खंडहरों से बहुत से खूबसूरत खिलौने मिले हैं। या किसी तरह में कुछ खिलौने के चित्र दिए गए हैं। मिट्टी से बना हुआ बैल और बैलगाड़ी है जिसमें आदमी बैठा हुआ है, ये खिलौने हैं उस जमाने के। इस चित्र में देख सकते हैं आपका ये मातृ देवी किस प्रकार से श्रृंगार किए गए हैं। ये मन के माला, एक मुद्रा है, यहाँ पर से देखिए आप, ये पुरोहित या राजा का चित्र है। ये तांबे के बर्तन हैं, एक मूर्ति है, मृण मूर्ति, ये औजार नीचे में आप देख रहे हैं, और ऊपर में आपका ये रोपड़ से मिला एक मुद्रांकन, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है देखिए आप। ये शिवलिंग भी पूजा करते थे हम लोग। ये तांबे के बर्तन, मातृ देवी। इस चित्र में आप देख रहे हैं लोग पशुपालन करते थे। यहाँ पर कृषि का कार्य किया जाता था। इस प्रकार से उस समय के मिले अवशेषों से प्राप्त होता है। ये मछली का भी चित्र दिया गया था, तो लोग मछली भी खाया करते थे। और ये पासे का चित्र है, नीचे में बच्चे जो खेला करते थे। ये मुद्रा है, सोने की मुद्रा है। ये इस प्रकार के उस समय से प्राप्त अवशेष। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी देवताओं की पूजा भी करते थे। वहाँ से प्राप्त वस्तुओं से लोगों के धर्म के संबंध में भी पता चलता है। यहाँ मातृ देवी की बहुत सी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनसे यह माना जाता है कि वे मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा में 3 मुंह वाली आकृति की एक मुहर भी प्राप्त हुई है, जिनके सिर पर सिंह का मुकुट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंह का मुकुट। आइए देखते हैं। यहाँ हड़प्पा में 3 मुंह वाली आकृति की एक मुहर भी प्राप्त हुई हैं, जिनके सिर पर सिंह का मुकुट है और चारों तरफ शेर, हाथी, गेंडा और हिरण के चित्र बने हुए हैं। माना जाता है कि वह पशुपति या शिव का कोई पूर्व रूप रहा होगा। खुदाई से प्राप्त अधिकांश मोहरों और बर्तनों में पीपल के पेड़ तथा कई तरह के पशुओं के चित्र बने हैं। एक मुहर में कुबड़दार बैल का चित्र बना है। इन बातों से लगता है कि वे वृक्ष पूजा एवं पशु पूजा भी करते थे। पीपल उनका प्रमुख पूजनीय वृक्ष था। सिंधुवासी मृतकों का अंतिम संस्कार भी करते थे। सिंधुवासी मृतकों का अंतिम संस्कार भी करते थे। संभवतः वे शवों को जमीन में गाड़ देते थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं उस समय से शव को जमीन में गाड़ा गया। ये एक कब्र है जहाँ पर आदमी का पूरा कंकाल स्पष्ट नजर आ रहा है। क्या सिंधु सभ्यता के लोग पढ़ना लिखना भी जानते थे? बच्चों, खुदाई से जो मोहरें, मिट्टी के बर्तन एवं अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उनमें लिपि के कुछ नमूने मिलते हैं। यह चित्रलिपि है जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दुर्भाग्य से इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, अतः हमें इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में सही सही जानकारी नहीं मिल पाई है। इतनी विकसित सभ्यता का अंत कैसे हो गया? किस प्रकार पूरा का पूरा शहर मिट्टी से दब गया? बच्चों, यह विषय आज तक रहस्यमय बना हुआ है कि इतनी बड़ी शहरी जीवन धीरे धीरे कमज़ोर होता गया कैसे। लोग ऐसे काम धंधों में लगने लगे होंगे जिसके लिए शहरों में बस कर रहना जरूरी नहीं रहा होगा। इस कारण इन शहरों की आबादी घटने लगी और शहर
समय के साथ नष्ट हो गए होंगे। वहाँ रहने वाले लोग छोटे छोटे गांवों में रहने लगे होंगे। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि बाढ़ या भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक उथल पुथल के कारण सिंधुवासी धीरे धीरे वह स्थान छोड़कर चले गए होंगे। ये सभी बातें सुनकर आपको कैसा लगा? आप और भी अच्छे से अध्यापन कर सकते हैं। आप अपने पुस्तक को अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा जानकारी के लिए गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता हमारी बहुत ही प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जिसकी जानकारी हमको करना चाहिए और आज के वर्तमान से उसे जोड़ कर देखने का प्रयास हमें करना चाहिए, ताकि हम भी आगे भविष्य में कुछ अच्छा कर सकें और अपने सभ्यताओं को समझ में गहरी सोच बना सकें।